हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यूज़ को हम आपके लिए लेके आते हैं। और ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड वीडियोज़ है जिसमें हम आपके लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू खोज करके लेके आए हैं। तो आप हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और नोट्स बना करके सारे क्वेश्चंस को लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। और आप एक अच्छे मार्क्स अगर पाना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे लेके आने वाले हैं फुल पेपर स्ट्रेटजी एंड फुल पेपर सॉल्विंग मेथड। ईजी से ईजी तरीका बताएंगे जिससे आप पेपर को सॉल्व कर सकें और जल्दी से जल्दी पेपर को कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। तो बस दिसंबर आने वाला है और हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं 5 ईयर का फुल पेपर स्ट्रेटजी एंड सोल्यूशन, ओके। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंस पीवाईक्यू के साथ। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चा कि two wires A and B are of equal length and have equal resistances. If the resistivity of A is more than that of B, which wire is thicker and why? And for the electric circuit given below, calculate first है current in each resistor, second total current drawn from the battery, and third इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये क्वेश्चन आपका 2014 में टर्म 1 के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशंस क्या होने वाला है। तो आप भी ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की, और फिर आप हमारे साथ भी इसको सॉल्व करिए। तो चलिए बच्चा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू वायर ए एंड बी आर ऑफ द इक्वल लेंथ, यानी कि दो वायर हैं आपके, वायर ए ओके एंड वायर बी। तो बच्चा दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, एंड हैव द इक्वल रजिस्टेंसेस। इसका भी रजिस्टेंस आर है बच्चा और इसका भी रजिस्टेंस आर है, ओके। इफ द रजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर, कह रहा है कि जो ए की रजिस्टिविटी है वह ज़्यादा है रजिस्टिविटी ऑफ बी से, ठीक है। तो विच वायर इज थिकर एंड वाई, तो बताइए कौन सा वायर थिकर है और कौन, थिकर का मतलब कौन सा वायर बच्चा आपका मोटा है और क्यों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो पहले वायर के लिए हो जाएगा आर वन इक्वल टू रो वन एल वन ए वन, और सेकेंड वायर के लिए हो जाएगा बच्चा आर टू इक्वल टू रो टू एल टू अपॉन में ए टू। क्लियर। चलिए दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। तो इसमें कहा है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। मीन्स आर वन इक्वल टू आर टू, इसलिए आर वन से आर वन बच्चा कट जाएगा, एंड आल्सो एल वन इक्वल टू एल टू, दोनों की लेंथ सेम है इसलिए लेंथ से लेंथ भी कट जाएगी। तो अब हमारा क्या बचेगा, तो देख लीजिए हमारा जो बचेगा बच्चा वो बचेगा आर वन अपॉन आर टू कट गया तो वन आ गया, वन इक्वल टू रो वन अपॉन रो टू, रो वन अपॉन रो टू, ये एल वन से एल टू कट गया, ये ए टू ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा बच्चा ए टू अपॉन में ए वन। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ए टू अपॉन ए वन को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये ए वन अपॉन ए टू इधर जाएगा तो ये ए वन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा और ए टू इसके अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू रो वन अपॉन में रो टू। क्लियर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रो वन यानी कि ए, रो वन यानी कि ए बच्चा, यानी कि रो वन ग्रेटर देन रो टू, यानी रो वन जो है वह रो टू से ज़्यादा है। अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है तो जब भी ये डिवाइड देंगे तो हमेशा ये वैल्यू जो आपको एक से ज़्यादा मिलेगी, एक से ज़्यादा मिलेगी, मीन्स कि ये पूरी वैल्यू एक से ज़्यादा मिलनी है और ये वैल्यू ए वन अपॉन ए टू की इक्वल है। तो इसका मतलब कि बच्चा ए वन अपॉन ए टू ग्रेटर देन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टू इधर आ जाएगा, तो मीन्स ए वन ग्रेटर देन ए टू, कि मतलब बच्चा कि जो ए वन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू से ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब बच्चा ये मोटाई इसकी, ये थिकनेस, ठीक है। तो इसका मतलब ए वन इज़ मोर थिकर देन ए टू। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ये इसका आंसर होगा, आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा। ओके, तो ये समझ में आ गया कि अब पूछा है वाई भी पूछा है, क्यों, तो क्यों, क्योंकि पहले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है दूसरे का कम है, इसीलिए ये ज़्यादा थिकर है और ये कम। क्लियर। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चा,
सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, आप जैसा क्वेश्चन में देख सकते हैं। R1 इक्वल टू 30 ओम, R2 इक्वल टू बच्चा 10 ओम एंड R3 इक्वल टू कितना है बच्चा 5 ओम। ठीक है, आप देख सकते हैं ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यूज़ रख देंगे 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1 बच्चा 5। ठीक है, आपको पता है कि इसमें 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बैटरी दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है बताइए कि हर एक रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जाने वाली है। ठीक है, और टोटल करंट पूछा है तो पहले हम लोग टोटल करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल करंट के लिए वोल्टेज दिया है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो ये 1 + 3 + 6। क्लियर, समझ में आ रहा ना आपको? तो सॉल्व करना आता है ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, है तो बताइएगा। ये आ जाएगा 10/30, ये कैंसिल, कितना आ गया 1/3। तो 1/R इक्वल टू आ गया बच्चा 1/3। तो इसका मतलब R इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया 3 ओम। ठीक है, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। अब बच्चा टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में वोल्टेज दिया है, यानी टोटल पोटेंशियल दिया है 6 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस आ गया आपका कितना 3 ओम। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो जाएगा I नेट इक्वल टू, आई इक्वल टू क्या होता है बच्चा V इक्वल टू RI। तो I इक्वल टू V/R। तो V है 6, ये है 3, यानी ये आ गया कितना 2 एम्पियर। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में कह रहा है कि अच्छा ये सेकंड हो गया, सॉरी ये सेकंड हो गया। फर्स्ट कह रहा है करंट इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में करंट बताइए। तो देखिए बच्चा, तो आप देखिए आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का बना हुआ है। यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा रजिस्टेंस है, और यहाँ पर बच्चा तीसरा रजिस्टेंस है, और ये तीनों रजिस्टेंस इस तरीके से बच्चा पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, और इससे जो है यहाँ पे 6 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। तो बच्चा जब ये करंट यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इस करंट जब यहाँ जंक्शन पे पहुँचेगी, तो इसको आगे जानने के 3 डिफरेंट पाथ होंगे, इधर इधर और इधर, और हर एक रास्ते में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ ज़्यादा करंट जाएगी, जहाँ कम रेजिस्टेंस होगा वहाँ कम करंट जाएगी, क्योंकि करंट तो जा रही थी ऐसे, जैसे ही यहाँ पहुँची तो इसको 3 अलग अलग रास्ते मिलेंगे, तो तीनों रास्तों में ये बढ़ जाएगी। जैसे अगर पानी ही होता तो वाटर अगर ऐसे जाता और 3 अलग अलग रास्ते होते, तो कुछ पानी इधर जाता, कुछ इधर, और जिधर जैसा उसके लिए जितना अच्छा सूटेबल पाथ मिलेगा उसी हिसाब से उधर पानी ज़्यादा जाता। तो उसी हिसाब से यहाँ करंट भी उसी रास्ते पे ज़्यादा जाएगी जहाँ उसको ज़्यादा सूटेबल पाथ मिलेगा। और करंट के लिए ज़्यादा सूटेबल पाथ कौन सा होगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस सबसे कम कौन सा है, नीचे वाला, यानी ये 5 का है, ये 10 का है, और ये 30 का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा करंट यहाँ आएगी, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ये आपका आंसर वेरिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन आपको अलग अलग करंट फाइंड करनी है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चा वोल्टेज सबका सेम होता है। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ पैरेलल एंड लॉ ऑफ सीरीज। ठीक है, आपको अच्छे से आता हो। लॉ ऑफ पैरेलल में बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आर सेम, हर रेजिस्टेंस अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और ये किसके बराबर होता है, जो टोटल पोटेंशियल दिया जाता है हुआ। ठीक है, यानी कि इसके लिए भी आपका पोटेंशियल बच्चा 6 होगा, इसके लिए भी पोटेंशियल आपका 6 होगा, और इसके लिए भी पोटेंशियल 6 होगा। तो इस तरह से सबका पोटेंशियल है और रेजिस्टेंस है, सबका करंट निकाल लेंगे। तो पहले ऊपर वाले का निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो ऊपर वाले का निकालेंगे बच्चा, तो I1 इक्वल टू V1, V तो 6 ही रहेगा, और R कितना है 30। तो ये आ जाएगा 6 5 30, यानी 0.2 एम्पियर I1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम I2 निकालेंगे तो I2 कितना आ जाएगा, I2 ये 6 वोल्टेज है, और करंट रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.6। इस तरह से I2 कितना आ गया बच्चा 0.6। ठीक है, अब I3 की हम बात करेंगे, तो I3 कितना है, ये V है और R है, तो कितना आ जाएगा बच्चा 1.5, हाँ 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे तो फिर से आपका आंसर वही टोटल 2 एम्पियर ही आ जाएगा। इस तरह से आपका I1 I2 और I3, ये I3 है, ये बच्चा I3 है। इस तरह से I1 I2 और I3 आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके तीनों क्वेश्चन होंगे। आई थिंक ये लास्ट था, मैंने पहले कर दिया, तो ये थर्ड था जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ था, सेकंड में टोटल करंट पूछा हुआ था, और फर्स्ट में करंट इन ईच रेजिस्टेंस पूछा हुआ था। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप आराम से रीड करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को स्टेटमेंट दीजिए और उसको एक्सप्लेन करिए। साथ ही साथ कह रहा है डिफाइन रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। रेजिस्टेंस को डिफाइन करिए और आप उसकी एसआई यूनिट बताइए। व्हाट इज द मीन्ड बाई 1 ओम, कह रहा है 1 ओम का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या है बच्चा। स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है बच्चा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स स्टेट्स दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, बट कंडीशन दैट कि ऑल द अदर फिजिकल कंडीशंस remains constant। ठीक है बच्चा, लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ओम्स लॉ यही कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के, अगर आपने कोई कंडक्टर ले लिया है बच्चा, कोई भी कंडक्टर ले लिया है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वह पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी करंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्या लिखेंगे समझ में आ गया। तो आप लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट होगा द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to potential difference across the end of कंडक्टर, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। यहाँ बोलेंगे बट के बाद बच्चा ये ऑल द अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे, दैट इज आई इज इक्वल टू वी, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं और वी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके जगह इक्वल का साइन लगाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा आर। तो v इक्वल टू हो गया आर आई। यहाँ से अगर आप r निकालेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, v अपॉन आई। ठीक है, तो ये आ गया इसका रिजल्ट। और जहाँ पर ये r यानी कि जो कांस्टेंट है हम लोग उसको लिख सकते हैं वेयर r इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड, इसका नेम क्या है, रेजिस्टेंस, कॉल्ड रेजिस्टेंस, जैसे जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर, ओके। तो ये इतना आपका सोल्यूशंस कंप्लीट हुआ। इतना लिखने पर इतना हुआ कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। उसके बाद करें डिफाइन रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। जो रेजिस्टेंस है इसी को डिफाइन करना है, इसकी एसआई यूनिट देनी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे बच्चा, क्या है, यही रेजिस्टेंस है। या तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस, या फिर आप लिख लीजिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ वर्चू ऑफ कंडक्टर और मटेरियल कह सकते हैं, और कंडक्टर, इंसुलेटर, एनीथिंग। ठीक है, इंसुलेटर कुछ भी ले सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ वर्चू ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर टू अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, बच्चा फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस का डिफिनीशन दे सकते हैं, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसकी यूनिट पूछा है तो यूनिट क्या बता सकते हैं बच्चा, यूनिट इसकी हो जाएगी क्या, पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी वोल्ट और करंट की हो जाएगी एम्पियर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चा वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम, या क्या कहते हैं बच्चा इसको, ओम। इसका साइन इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो या तो इसकी आप ओम लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसको ओम ऐसे बना सकते हैं। तो ये इसकी साइन और ये, क्लियर।
समझ में आ गया। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, उसका एक्सप्लेनेशन, और ये रेजिस्टेंस की डिफिनीशन और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट। ठीक है, इसी क्वेश्चंस में आगे भी कुछ कर रहा है तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि आगे ये क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चा आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ड्रॉ द वी आई ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ प्लॉट करिए एंड लिस्ट इट्स टू इम्पॉर्टेंस फीचर। ये क्वेश्चन आया था आपका बोर्ड टर्म 1 के 2014 में। ठीक है, तो बच्चा ओमिक इसका लास्ट वाला पार्ट है। तो ओमिक वी आई ग्राफ में, ओमिक सर्किट के लिए वी आई ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक, ओमिक सर्किट वो होती है बच्चा जो ओम्स लॉ को ओबे करती है, यानी जस्ट एंड मीन्स कि बच्चा द सर्किट विच ओबे द ओम्स लॉ, जो कंप्लीटली होल्ड द ओम्स लॉ, जो पूरी तरह से ओम्स लॉ को होल्ड करे, उसे हम लोग ओमिक सर्किट कहते हैं। और ओमिक सर्किट में अभी आपने नीचे ओम्स लॉ पढ़ा है, जिसमें V अपॉन आई इक्वल टू आर यानी कि कांस्टेंट होता है, यानी ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है। ठीक है, यानी जितना आप V बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही I आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वह बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनेगा। थोड़ा पेन से बना रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा ही होगा। ठीक है बच्चा, ये V और ये I। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने I ले लिया और इस पे हमने V ले लिया। तो ये जो लाइन है ये R को दिखाती है, और ये जो थीटा है इसको भी हम लोग दिखा सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू R। ठीक है, हमेशा tan थीटा इक्वल टू R ही होता है, जो कि V अपॉन आई के बराबर। तो ये ओमिक सर्किट का ग्राफ हो गया। नॉन ओमिक सर्किट रहेगा तो बच्चा तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ओमिक सर्किट का V अपॉन आई यानी कि V और I के बीच में ग्राफ हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इसके कोई 2 फीचर्स लिखिए। तो इस ओमिक सर्किट के जो ग्राफ है बच्चा, इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला ये है कि ये जो ओमिक सर्किट का जो ग्राफ होता है उसमें जो ये लाइन मिलती है वो हमको स्ट्रेट मिलती है। कैसे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहला फीचर्स इसका हो गया कि स्ट्रेट लाइंस मिलता है, और दूसरा फीचर्स इसका हो जाएगा बच्चा कि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वह कांस्टेंट होता है। जो रेजिस्टेंस होगा, या आप कह सकते हैं V और I का रेशियो जो होगा वह कांस्टेंट होगा। ये इसके 2 फीचर्स हो जाएंगे।